आज की इस वीडियो में हम जो है वो यूपी जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हम सार्क के बारे में देखते हैं। पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पहला सार्क मेला की बात करें तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब सार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि ये पड़ोसी देश में इसका मुख्यालय है और भारत भी इसका सदस्य है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, दक्षिण एशिया के 8 देश, कितने देश? 8 देश का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। इसके पहले व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसके पहले व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसके प्रमुख देश बात करें, 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और कौन कौन से इसके सदस्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सार्क पड़ोसी देश है ना टॉपिक अपना, तो उसमें पूछ सकता है कि कितने देश शामिल हैं। तो सार्क में 8 देश शामिल है। भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, ये 8 देश जो हैं, और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। आगे देखते हैं, जैसे कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान मतलब सीमा की बात करें तो सीमा जो है वो रेड क्लिफ, कौन सी? रेड क्लिफ सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा है। आगे बात करें कि भारत और चीन के मध्य कौन कौन सी? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। जर्मनी फ्रांस के मध्य मैगीनॉट रेखा है। यूएसए कनाडा के बीच 49वीं डिग्री समानांतर रेखा है। यहाँ पर हमें देखना है मुख्यतः भारत चीन कौन सी है? मैकमोहन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, और पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड। और भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी लाइन है? तो जीरो लाइन है। कौन सी? जीरो लाइन है भारत और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के बीच। और भारत पाकिस्तान के बीच 24 डिग्री समानांतर रेखा भी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। भारत में 26 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या फिर गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति या फिर गड़बड़ी के आधार पर। भारत में तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और तत्कालिक प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान अनुच्छेद कौन सा? 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई। किसने की? तो राष्ट्रपति ने की। चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ? तो ये बात करें चीन और भारत के बीच जो 21 दिन का घुसपैठ विवाद हुआ था वो चुमार सेक्टर में हुआ। तो कहाँ? चुमार सेक्टर में हुआ था। जैसे कि यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर 2014 में चीन और भारत के बीच चला घुसपैठ विवाद भारत के चुमार सेक्टर में हुआ था। लद्दाख के चुमार सेक्टर में यह घुसपैठ चीनी सैनिकों द्वारा की गई थी। आगे बात करें 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो ये देखो यूपी कांस्टेबल पूछा हुआ है। 3 बीघा विवाद की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश के लीज पर दे दिया गया। बांग्लादेश के दहग्राम और अंगर पोटा नामक अंतर्वेशों सॉरी अंतर्वेशों को सीधे भूभाग में बांग्लादेश से जोड़ा जा सके, इसलिए से बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो ये है हमारे बांग्लादेश से संबंधित हैं। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। वर्ष 1964 में 64 से 1969 के मध्य अरुणाचल प्रदेश आकर बसने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी को चकमा शरणार्थी कहा जाता है। कब? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बसने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों को चकमा शरणार्थी के नाम से जाना जाता है। जबकि रोहिंग्या शरणार्थी की बात करें तो रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ की समस्या है? तो म्यांमार की समस्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद यानी कि यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण है। तो यहाँ पर किसका विवरण है? बात करें इसमें अनुच्छेद 4 में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि व्याख्या में मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। इसके
कुल कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें गुलामी से स्वतंत्रता है। क्या है? गुलामी से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 की बात करें तो विवाह एवं परिवार का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 17 की बात करें तो निजी संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 26 में है, निजी संपत्ति का अधिकार 17 में है, विवाह एवं परिवार का अधिकार किसमें है? 16 में है। विवाह करना है और परिवार का अधिकार किसमें है? 16 में है। निजी संपत्ति का अधिकार 17 में है, संपत्ति और शिक्षा का अधिकार कितने है? तो 26 में है। यहाँ पर बात करें कि 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो ये 1993 में भारत में स्थापित होता है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधि संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। ठीक है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अभिनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। आगे देखते हैं वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार की घोषणा का वैधानिक स्तर है। तो यहाँ पर बात करें क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। विश्व मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे लोगों के दर्द को समझकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक मुख्य इंपॉर्टेंट व्याख्या दी हुई है कि राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष, बात करें राज्य मानव अधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन की बात करें कहाँ हुआ था? तो तेहरान में हुआ था। कहाँ? तेहरान में मानव अधिकार का प्रथम सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे देखें इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि तो यहाँ पर हमें लिखना है निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उसके पदानुक्रम के अनुसार लिखना है। पदानुक्रम मतलब सबसे बड़ा पद किसका होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, फिर उसके बाद किसका होता है। तो देखते हैं इसमें से हमारा कौन सही है। हम बात करें सबसे बड़ा कौन होता है? पुलिस उप महानिरीक्षक। सबसे बड़ा पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि ऑप्शन डी होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम बात करें पुलिस अधीक्षक होते हैं। पहले पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर उसके बाद बात करें अपर पुलिस अधीक्षक, फिर उसके बाद बात करें पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DCBA। पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक और फिर पुलिस उपाधीक्षक। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले कौन होंगे? पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अपर पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उपाधीक्षक। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी। कहाँ होता है? मसूरी में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में। यहाँ पर दिया हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मैसूर उत्तराखंड में होता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई। IAS ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज कहाँ है? शिमला को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी, तो बिल्कुल सही है। इसकी 3 विभाग हैं। कौन कौन से? भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग,
फिर आर्थिक अपराध, ये भी सही है, इसके 3 विभाग हैं। आगे बात करें, ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती नहीं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन पर कार्य नहीं करती है। इसे कार्मिक पेंशन शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया, तो ये बिल्कुल सही है, इसे उच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा गलत लिखा हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 ईस्वी में स्थापित विशेष पुलिस से हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, भारत में है। अतः केंद्रीय जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है। किसके अंडर में कार्य करता है, बात करें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। किसके, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापक अधिनियम 1946 से परिभाषित है। भारत के लिए सीबीआई की ही इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। वर्तमान में सीबीआई के निर्देश ऋषि कुमार शुक्ला हैं। सीबीआई जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले आपराधिक घटनाओं जैसी हत्या, घोटाला और भ्रष्टाचार के मामले और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई की संस्थापक निर्देशक की बात करें तो श्री डी.पी. कोहली थे। कौन, डी.पी. कोहली जी जो है वो सीबीआई के संस्थापक और निर्देशक हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक इनका कार्यभार संभाला था। इसका सीबीआई कार्यभार, इसकी विशिष्ट सेवाओं के लिए इन्हें 1967 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधित पुलिस संस्था कौन सी है, तो कौन सी है अग्रणी तहकीकात संस्था, तो कौन है, सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक कौन है, तो हम देख चुके हैं, इनके डी.पी. कोहली जो है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक व निर्देशक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए सर्वज्ञ नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, तो कौन सा है, गृह मंत्रालय जो है वो आईपीएस के लिए नियंत्रण का कार्य करता है। आगे बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितने में है, तो यूपीएससी का सावधान यहाँ पर बात करें, प्रावधान संविधान के 312 में, किसमें, 312 में है। अखिल भारतीय सेवा का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम कहते हैं आईएएस, इस विभाग का नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो इस विभाग का नियंत्रण बात करें तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आईएएस विभाग जो है, आईएएस विभाग इसके अंतर्गत है, तो ये नियंत्रण का, ये किसके अंतर्गत, तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा होता है। इसके बाद बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा जिसे कहते हैं आईपीएस, इस विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। किसके अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन आईपीएस को रखा गया है। और भारतीय वन सेवा की बात करें, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस विभाग का नियंत्रण प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के अधीन रखा गया है। आगे बात करते हैं, छावनियां वे क्षेत्र हैं जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड डैश के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है, तो किसके, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, छावनी बोर्ड, छावनी वह क्षेत्र होती हैं जहां पर सेना एवं नागरिक दोनों को सेना एवं नागरिक दोनों आबादियां निवास करती हैं। छावनियां की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होती हैं। रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंध सभी मामलों पर सरकार के नीति निर्देशक को प्राप्त करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठन, उत्पादन संस्थाओं, छावनियों तथा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सूचित करना होता है। किसका, तो गृह मंत्रालय का काम, छावनियों का काम। आगे बात करें,
भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के प्रमुख कौन थे? तो भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख की बात करें तो कौन थे? एन आर पिल्ले। आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख एन आर पिल्ले थे। ठीक है। आगे है कि भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी, जिसे सीआईडी कहते हैं, सीआईडी भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को, राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक कहा जाता है। पुलिस आयोग की सिफारिश पर, पुलिस आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर बात करें, इसके बारे में देखते हैं पूरा डिटेल। पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर सन 1902 में सीआईडी का गठन किया गया था। कब? 1902 में सीआईडी गठन किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था इसका गठन। ठीक है। भारतीय सीआईडी के पिता राय बहादुर पंडित शंभू को कहा जाता है, राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को माना जाता है, जो किंग्स पुलिस मेडलिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य थे। तो हमें ये नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि राय बहादुर पंडित शंभू जो हैं वो सीआईडी के प्रमुख कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। अपने उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। जिसकी इसका मुख्यालय, नया मुख्यालय की बात करें तो कहाँ बन गया है? लखनऊ में बन गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन से है? तो CISF हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम कहते हैं CISF है। ठीक है। CISF जो है हमारा, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसका गठन की बात करें तो 1969 में किया गया था। यह बाल, जैसे कि बात करें इसके बारे में, तो बल परमाणु संस्थानों में, हवाई अड्डों में, समुद्री पतनों में, विद्युत संयंत्रों में, है ना, और संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासत स्मारकों की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। इसे सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा, आगे बात करें, हैती में यूएन के तहत सिविल पुलिस का कर्तव्य निभाना शामिल है। आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि उत्तर प्रदेश के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह है? तो बात करें किस जानवर का? मछली का है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियां का प्रतीक बना हुआ है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, पहला लाल और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा नीला होता है, लाल और नीला। ये कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन रहे सभी यूपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो लाल और नीला जो है वो भारत के, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में रंग है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। यह भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। कौन सी? भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1948 में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। इसका नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। यह सरकारी एजेंसी है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आगे देखते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकरण कौन है? तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि गृह मंत्रालय है हमारा। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि आईपीएस की यहाँ पर बात करें, आईपीएस के लिए हमारा कौन सा है? तो आईपीएस के लिए गृह मंत्रालय है। ठीक है। आईएएस की बात करें तो आईएएस जो है वो कार्मिक मंत्रालय, आईएएस के लिए कौन है? कार्मिक मंत्रालय। और आईएफएस के लिए कौन है? तो आईएफएस के लिए भारतीय वन और पर्यावरण मंत्रालय है। तीनों के लिए अलग अलग बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत जरूरी है भाई, पूछ सकता है। आईपीएस के नियंत्रण को करता है तो गृह मंत्रालय, आईएएस के को करता है तो कार्मिक मंत्रालय, और आईएफएस के को करता है तो पर्यावरण मंत्रालय। आईएफएस के को करता है, आईएफएस की बात करें तो अधिकारी विदेश मंत्री। कौन? अधिकारी विदेश मंत्री। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है तो विदेश मंत्री इसके प्रमुख जो है विदेश मंत्री के अंतर्गत आता है। और इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, कि भारत प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की भूमिका कौन निभाते हैं?
इसका जैसे कि यहाँ पर CD कौन निभाता है, तो मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो है वो हमारे यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्टिव में दिया होगा कि मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव के पद पर प्रदीप कुमार सिन्हा है। कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव के पद पर। मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में भारत का पहला पुलिस स्टेशन स्थापित। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8 जोनों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद के लिए निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो किस पर? स्कैंडिनेवियाई देश जो है ओम्बड्समैन का पद यहाँ से लिया गया। कहाँ? स्कैंडिनेवियाई कंट्री से, जो कि हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये कौन है? ये हमारी स्कैंडिनेवियाई कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। यहाँ से जो है वो ओम्बड्समैन का पद यानी कि लोकपाल लोकायुक्त का पद लिया गया है। और भारत के पहले लोकपाल की बात करें तो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। लखनऊ में मतलब भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। कितने कमांडों में? 7 कमांडों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पश्चिमी कमांड जो कि कौन सा है? चंडीगढ़, हरियाणा। पूर्वी कमांड की बात करें तो कोलकाता। उत्तरी कमांड की बात करें तो उधमपुर। दक्षिणी कमांड की बात करें तो पुणे। मध्य कमांड की बात करें तो अपना लखनऊ, प्यारा लखनऊ। दक्षिण पश्चिमी कमांड की बात करें तो जयपुर। और पश्चिमी कमांड की बात करें तो कौन सा है? शिमला। यहाँ पर जैसे कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख पद दिए हुए हैं। यहाँ पर बात करें थल सेना के जनरल का पद जो होता है वो एयर सेना के एयर चीफ मार्शल के पद के बराबर होता है और नौसेना के एडमिरल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि थल सेना के जनरल का पद वायुसेना के किस मतलब पद के बराबर है? तो किस पद के? एयर चीफ मार्शल पद के बराबर है। और नौसेना के एडमिरल के बराबर है। जनरल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। जनरल, एयर चीफ मार्शल और फिर एडमिरल, सबसे बड़े पद की बात करें तो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, मतलब उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा या फिर साक्षात्कार लिया जाता है। आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल बात करें तो कितने? 7 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 7 अनुभाग हैं, है ना? सॉरी, 6 अनुभाग हैं। कितने? 6 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में बात करें तो कुल 6 अनुभाग हैं। इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था ये पुलिस प्रशिक्षण की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुलिस जोनों को बांटा गया है। कितने में? तो 8 में 8 संख्या। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। पुलिस महानिरीक्षकों की रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में, कितने जोनों में? 8 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये जो है 1948 में पारित किया गया था। कब? 1948 में।